विज्ञान की कक्षा में बात अध्याय 3 धातु और अधातु की चल रही थी। अब तक हमने क्या जाना, थोड़ी सी बात हम ये कर ले। बच्चों, पिछली कक्षा में हमने ये जाना था कि धातुओं का निष्कर्षण हम किस प्रकार करते हैं। 3 श्रेणियों में हमने बांट करके इसका अध्ययन किया था। सक्रियता श्रेणी में सबसे नीचे स्थित धातुओं का निष्कर्षण किस प्रकार होगा, सक्रियता श्रेणी में जो धातुएं सबसे ऊपर हैं उनका निष्कर्षण किस प्रकार होगा, और इसी प्रकार फिर रह गया मध्य वाली धातुओं का निष्कर्षण। तो तीसरा हमने ये पढ़ा था। बच्चों, किसी भी विधि से हमने धातु को प्राप्त किया हो, विभिन्न अपचयन विधियों से प्राप्त किया है हमने, या विस्थापन विधि से प्राप्त किया है, या आपने थर्मिट अभिक्रिया देखी थी, सभी विधियों से प्राप्त धातुएं अभी भी शुद्ध नहीं होती हैं पूर्णतया, उनमें कुछ अशुद्धियां मिली रहती हैं। इन अशुद्धियों को बच्चों हम अपद्रव्य भी कहते हैं। तो अब आगे हमारा काम क्या हो जाता है कि ये जो अशुद्धियां हैं हम इन्हें भी दूर कर लें। विभिन्न प्रकार की विधियां बच्चों इसके लिए काम में ली जाती हैं। तो आज हमारा जो टॉपिक हम शुरू कर रहे हैं वो है धातुओं का परिष्करण, यानी उनका शुद्धिकरण। अब बहुत सारी विधियां हैं जिनकी बात हम अभी अभी कर रहे थे, जैसे कि ऊर्ध्वपातन विधि, आसवन विधि, गलनिक पृथक्करण विधि आदि विधियां। हमारे कोर्स में जो विधि है बच्चों, केवल मात्र एक विधि है, लेकिन वो विधि सबसे ज्यादा प्रचलित है और उस विधि का नाम है विद्युत अपघटनी परिष्करण। कौन सी विधि है? विद्युत अपघटनी परिष्करण। अधिकतर धातुओं का शुद्धिकरण करने में बच्चों इस विधि को काम में लिया जाता है और 99.99% शुद्ध धातु हमें इस विधि से प्राप्त हो जाती है। इससे ज्यादा शुद्धिकरण संभव नहीं है। तो आइए जाने क्या है विद्युत अपघटनी परिष्करण विधि। इस विधि को उपकरण, सबसे पहले हम ये बात करें आखिर शुद्धिकरण हम कौन कौन सी लगभग धातुओं का कर सकते हैं इससे। तो देखिए बच्चों, हम पहले ही कह चुके अधिकतर धातुओं का शुद्धिकरण, फिर भी जैसे तांबा, Cu का किसका प्रतीक है? तांबा। Sn किसका प्रतीक है? टिन। चांदी जिसका प्रतीक है Ag, और इसी प्रकार सोना जिसका प्रतीक है Au आदि अनेक धातुओं का शुद्धिकरण हम इस विधि से करना चाहते हैं। अब जाने हम इसके उपकरण की व्यवस्था किस प्रकार की रहेगी। तो देखिए, हम एक पीपीटी स्लाइड के द्वारा एक उपकरण जो है इसका जो काम में लिया जाता है इसकी बात करें, ध्यान देंगे। कुछ इस प्रकार का चित्र है बच्चों इस उपकरण का, जो इलेक्ट्रोलाइटिक प्यूरिफिकेशन, हिंदी में विद्युत अपघटनी शुद्धिकरण या परिष्करण जिसे हम कहते हैं, उसके लिए काम में लिया जाता है। आप देखेंगे बच्चों, ये एक आयताकार जो आपका बर्तन नुमा हमने लिया है, ये एक सेल है और इसे हम विद्युत अपघटनी सेल कहते हैं। इसमें देख रहे हैं हमने 2 छड़ें लगा रखी हैं बच्चों, हल्के भूरे कलर की जो छड़ें हैं। ये देखिए आप, एक छड़ ये वाली है जिस पर प्लस का चिन्ह है, धन का चिन्ह है बच्चों, ये हमारा एनोड कहलाता है, धन आवेशित इलेक्ट्रोड। इसी प्रकार आप देखिए, ये एक छड़ है जो माइनस चिन्ह के साथ है, ऋण चिन्ह के साथ है, इसे हम कहते हैं कैथोड। ये हमारा ऋण आवेशित इलेक्ट्रोड होता है। अब 2 छड़ें आपने लगा दी और इन दोनों छड़ों का संबंध, प्लस वाली छड़ को हम बैटरी या सेल के प्लस सिरे से जोड़ देते हैं, ये लंबी डंडी बच्चों प्लस सिरा बताती है इसका, और ये जो हमने छोटी डंडी दिखा रखी है ये है आपका माइनस सिरा सेल या बैटरी का। इस माइनस सिरे का संबंध हम कर देते हैं माइनस इलेक्ट्रोड से यानी कैथोड से। तो इस प्रकार एनोड को बैटरी के धन सिरे से जोड़ा गया है और ऋण सिरे को कैथोड से सिरे से जोड़ा गया है।
यहाँ जो आपको ये परिपथ अधूरा छूटा है बच्चों, यहाँ पर कुंजी लगाई जाती है। कुंजी एक ऐसा उपकरण है जिसके द्वारा इसमें लगे प्लग को निकालने पर संपर्क टूट जाता है, परिपथ आधा रह जाता है और उस समय धारा प्रवाहित नहीं होती। लेकिन यदि हम उस प्लग को लगा देते हैं तो ये पूरा संपर्क जो है आपस में जुड़ जाता है बच्चों और पूरे परिपथ में धारा बहने लगती है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, हमने 2 छड़ें ले रखी हैं, इसके अंदर सेल से इसका संबंध कर रखा है और इसमें कुछ आपको द्रव भरा हुआ दिखाई दे रहा है बच्चों। ये द्रव जो है वो विद्युत अपघट्य का काम करता है। तो ये तो हो गई आपकी इसकी उपकरण की व्यवस्था। अब थोड़ा सा हम विधि को जाने कि हम विधि कैसे इसके अंदर शुद्धिकरण किस प्रकार करेंगे बच्चों। एनोड जो बना रहे हैं बच्चों, हम उस धातु का बनाते हैं जिस धातु को हमें शुद्ध करना होता है। यानी अब तक जितनी विधियों से हमें धातु प्राप्त हुई है वो धातु जिसमें अपद्रव्य मिले हुए हैं उसको हम एनोड के रूप में काम में लेते हैं, जबकि कैथोड की पतली परत को हम बनाते हैं शुद्ध धातु का। जैसे उदाहरण के लिए अगर हमें तांबे को शुद्ध करना है तो अशुद्ध तांबा तो हमारा किसका काम करेगा बच्चों, एनोड का, और शुद्ध तांबा जो है वो हमारा कैथोड का काम करता है। तांबे को जब शुद्ध करना है तो जिस धातु को शुद्ध करना है हम उसी का ही लवण का विलयन इसके अंदर भर लेते हैं। तो जैसे मान लीजिए अगर हमें तांबे को शुद्ध करना है तो तांबे का एक लवण है बच्चों कॉपर सल्फेट, हम उसका विलयन इसके अंदर भर देते हैं। कॉपर सल्फेट के विलयन का रंग बच्चों कुछ नीला होता है, इसीलिए ये आपको नीले रंग का विलयन दिखाया गया है। इतनी बात आपको समझ में आ गई। अब जैसे ही बच्चों ये इसके अंदर छड़ें लगा दी गई, विद्युत अपघट्य ले लिया गया, उसके बाद हम इसके अंदर कुंजी को लगा करके परिपथ को पूरा कर देते हैं। और अब उससे क्या होगा बताइए, उससे परिपथ में धारा बहने लग जाएगी। जैसे ही धारा बहेगी बच्चों इस एनोड पर, ये जो हमारा एनोड है, इस एनोड पर जितने भी धातु के आयन होंगे, यानी कॉपर धातु की हम जब बात कर रहे हैं तो तांबे के आयन बच्चों धनावेशित हैं और वो कहाँ निकल के इस ऋणावेशित इलेक्ट्रोड की तरफ आकर्षित होते हैं। तो ये क्या करते हैं, यहां से तांबे के आयन, कॉपर आयन एनोड से निकल करके विलयन में आते हैं और विलयन से उतने ही आयन निकल करके इस छड़ पर जमा हो जाते हैं, कैथोड पर जमा हो जाते हैं। तो ये क्रिया लगातार चलती रहती है जब तक कि धारा प्रवाहित होती रहती है। सारे आयन तांबे के यहाँ से निकलकर विलयन में आते हैं और विलयन से निकल करके कैथोड पर जमा होते जाते हैं। धीरे धीरे एनोड पतला पड़ जाता है और कैथोड की छड़ जो है वो मोटी होती जाती है, क्योंकि इस पर धातु के आयन जमा हो गए। ये जो धातु आयन बच्चों अब यहाँ आ रहे हैं ना, ये अब बिल्कुल शुद्ध होते जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो इसकी अशुद्धियां थी, जो घुलने वाली अशुद्धियां थी, विलेय अशुद्धियां, वो तो विलयन में चली गई, और जो नहीं घुलने वाली अशुद्धियां थी यानी अविलेय अशुद्धियां, वो बच्चों यहाँ से आकर के नीचे आपको ये जमावा दिखाई दे रहा है तली में, एनोड के नीचे तली में जमा हो जाती है। तो क्या है ये तली में? ये वो अशुद्धियां हैं जो इस विलयन में घुलती नहीं है, अविलेय अशुद्धियां हैं। इन अशुद्धियों के लिए एक नाम सुझाया गया है बच्चों, इसे हम एनोड पंक कहते हैं। और एक और नाम है जो आपकी किताब में लिखा नहीं है, आप चाहें तो लिख सकते हैं, कीच। एनोड पंक और कीच कहते हैं। कीचड़ से याद रखिए आप कि कीच कहते हैं इसको, और किताब में जो नाम बताया गया है वो है आपका एनोड पंक। तो इस प्रकार बच्चों अशुद्धियां तो एनोड के नीचे जमा हो गई हैं और हमारी जो शुद्ध धातु है वो हमें इस कैथोड पर जमा होकर के मिल जाती है। तो ये है आपकी विधि। वापस से हम देखें, क्लास में अभी हम बात कर रहे हैं बच्चों विद्युत अपघटनी परिष्करण की। हमने बात कर ली उन धातुओं की जिनका शुद्धिकरण हम इस विधि से कर सकते हैं। उपकरण की व्यवस्था हमने देख ली और हमने ये भी देख लिया कि किस प्रकार से शुद्धिकरण विधि का होता है।
इस प्रकार का आपने एक सेल लिया था, 2 छड़ें लगाई थी बच्चों, एक छड़ प्लस और दूसरी माइनस, और इसका संबंध हमने किससे कर दिया था, बैटरी या सेल से कर दिया था। इसमें हमने विद्युत अपघट्य ले लिया था। ये जो एनोड था ये किसका था, अशुद्ध धातु का, और जो कैथोड है वो है हमारी शुद्ध धातु का। जब इसमें विद्युत धारा प्रवाहित होती है, ये आपने लिया था विद्युत अपघट्य। अब ये जो धातु है, यदि हमारी ये धातु तांबा है बच्चों, तो यहां से कॉपर +2 आयन निकल के विलयन में आने लगते हैं और विलयन से यहां जाकर के जमा होने लगते हैं, और लास्ट में अंत में बच्चों अशुद्धियां जो हैं वो यहां पड़ी रह जाती हैं। इन अशुद्धियों को हम एनोड पंख या कीच कहते हैं। बोर्ड में ये प्रश्न आया हुआ है, एनोड पंख को समझाइए क्या है। तो अभी हम बोर्ड के प्रश्न की चर्चा करेंगे, तब हम बात करेंगे बच्चों इसकी। तो ये है आपकी विद्युत अपघटनी परिष्करण विधि। इसके बाद एक लास्ट टॉपिक बच्चों जो इस अध्याय का रह गया है हमारा पढ़ने के लिए, वो है आपका संक्षारण। कुछ अपन संक्षारण के बारे में अध्याय 1 में भी बात कर चुके हैं, तो फिर से हम इस टॉपिक को थोड़ा सा और लेंगे इस अध्याय में। संक्षारण क्या था बच्चों, ये हमने जब अध्याय 1 में आपको बताया था, तो हमने बताया था कि यदि नमी युक्त वायु में धातु लंबे समय तक पड़ी रह जाए तो उसकी सतह, ऊपरी सतह जो है बच्चों वो कुछ गंदी सी हो जाती है, मलिन हो जाती है, उसको हम कहते हैं धातु का संक्षारण। धातु संक्षारित हो गई है। इसके कुछ उदाहरणों की भी बात हमने उस समय की थी। जैसे लोहे को यदि हम नमी युक्त वायु में छोड़ दें तो उस पर भूरे रंग की परत जम जाती है, जिसे हम क्या कहते हैं, जंग लग गई है। इसी प्रकार यदि हम तांबे की वस्तुओं को छोड़ दें लंबे समय तक नमी युक्त वायु में, तो उसके ऊपर भी एक कॉपर कार्बोनेट बनने के कारण एक हरे रंग की परत जम जाती है। इसी प्रकार यदि हम चांदी की वस्तुओं को देखते हैं कि जब हम लाते हैं बच्चों बाजार से खरीद करके तो एकदम चमकदार होती हैं, लेकिन कुछ समय पश्चात वो काली सी पड़ जाती हैं। क्यों पड़ जाती हैं? क्योंकि सिल्वर सल्फाइड का निर्माण उसके ऊपर हो जाता है, तो वो कैसी हो जाती है, काली हो जाती है। इस प्रकार बच्चों हम क्या देख रहे हैं इन उदाहरणों के द्वारा कि धातुओं की सतह जो है वो कुछ गंदी हो जाती है, संक्षारित हो जाती है। इसे हम धातुओं का संक्षारण कहते हैं। तो पुनः हम इसकी परिभाषा एक बार और पढ़ लें। हालांकि हम अध्याय 1 में पढ़ चुके हैं, लेकिन ये हमारा टॉपिक धातुओं से जुड़ा हुआ है, इसलिए धातु जब हम पढ़ रहे हैं अध्याय 3 में, तो इसे यहां भी शामिल किया गया है। नमी युक्त वायु में लंबे समय तक रहने पर धातु की सतह मलिन हो जाना संक्षारण कहलाता है। उदाहरण की बात हम ली बच्चों कि चांदी जो है वो काली हो जाती है, तांबा हरा रंग की परत से मलिन हो जाता है और लोहे पर भूरे रंग की परत जम जाती है। लोहे की जब हम बात कर रहे हैं बच्चों, तो ऐसी शर्तें कौन सी हैं जो कि जंग लगने के लिए आवश्यक है? लोहे पर जंग लगने के लिए बच्चों 2 शर्तें, दोनों की दोनों ही यदि उपस्थित हैं तभी लोहे की सतह पर जंग लगेगी। 2 शर्तें कौन सी हैं बच्चों? एक तो जल की उपस्थिति और दूसरा वायु की उपस्थिति। यदि इन दोनों शर्तों में से एक भी
वस्तु नहीं मिलती है तो जंग नहीं लगेगी। एक क्रियाकलाप भी आपकी किताब में दे रखा है 3 परख नलियां लेकर के, उसमें ये बताया गया है हमें कि एक परख नली को दोनों वस्तुएं मिलती हैं, जल भी मिलता है, हवा भी मिलती है, तो लोहे की जो कील उसके अंदर लगाई गई है उस पर जंग आ जाती है। दूसरी नली जो आपकी ले रखी है उसमें जो वायु है उसके अंदर जो जल है उसके अंदर वायु प्रवेश नहीं कर पा रही है, क्योंकि ऊपर हमने तेल की परत बिछा दी है और तेल वायु को नीचे नहीं आने देता। तो केवल कील को, जो जल में डूबी हुई कील है, उसको केवल एक ही परिस्थिति मिल रही है, कौन सी? जल, लेकिन वायु नहीं मिल रही। तो हम देखते हैं कुछ समय पश्चात उस कील पर जंग नहीं लगता है। और तीसरी जो परख नली ली गई है बच्चों, हम उसको क्या दे रहे हैं? वायु जितनी भी है सारी की सारी वो है, लेकिन हमने क्या करा? जल उसमें से हटा लिया। शुष्क है वो वायु, तो उसको जल नहीं मिल रहा है, तो भी जंग नहीं लगती है। तो इसलिए संक्षेप में हम ये जान सकते हैं कि लोहे पर जंग लगने के लिए हमें 2 वस्तुएं आवश्यक हैं, जल और वायु। अब ये जो संक्षारण है बच्चों, हम पहले भी अध्याय 1 के समय बात कर चुके थे, ये कोई फायदे की चीज नहीं है, ये धातुओं को क्षति पहुंचाती है और प्रतिवर्ष हमारे देश को काफी हानि उठानी पड़ती है, क्योंकि जितने भी ये पुल हैं, रेलों की पटरियां हैं बच्चों, तो हम क्या देखते हैं, ये सभी धातुओं से बनी हुई है, लोहे से बनी हुई है, और इनको निरंतर मरम्मत की आवश्यकता पड़ती है। पुराना लोहा बदलना पड़ता है और उसमें करोड़ों रुपए जो है वो खर्च हो जाते हैं। तो समस्या आती है कि क्या हम धातुओं को संक्षारण से बचा सकते हैं? तो हम बात करें संक्षारण से सुरक्षा किस प्रकार की जा सकती है। अब धातुओं को संक्षारण से बचाने के लिए बच्चों कई तरीके काम में लिए जाते हैं। बात हम उन तरीकों की करेंगे पूरी तरीके से, लेकिन समय हो चुका है बच्चों छोटे से ब्रेक का।
हम धातुओं के किस प्रकार कर सकते हैं। तो यदि हम बात करें बच्चों, हम पेंट करके, धातु की सतह पर पेंट करके, तेल लगाकर, ग्रीस लगाकर, क्रोमियम की परत चढ़ाकर, क्रोमियम लेपन, यशद लेपन तथा मिश्र धातु बनाकर, इतने सारे तरीके हो गए हैं बच्चों, मिश्र धातु बनाकर संक्षारण से सुरक्षा कर सकते हैं। अब बात करें बच्चों, हमने इसमें एक बात की है यशद लेपन। यशद लेपन क्या है? लोहे पर जस्ते की परत चढ़ाना क्या कहलाता है बच्चों? यशद लेपन कहलाता है। लोहे की वस्तु पर जस्ते की एक परत चढ़ा दी जाती है। और मजेदार बात यह है बच्चों कि एक बार जब लोहे पर ये जस्ते की परत चढ़ा दी जाती है ना, उसके बाद यदि ये परत खराब हो भी जाए तो भी हमारा जो लोहा है वो जंग से सुरक्षित बना रहता है। तो यशद लेपन क्या है? लोहे की वस्तुओं पर जस्ते की परत चढ़ाना। इसी प्रकार हम बात कर रहे हैं या मिश्र धातु बनाकर, तो हम देखें मिश्र धातु क्या है। जैसा कि नाम से आपको पता चल रहा है, धातु और मिश्र, धातु को मिश्रित करना मिश्र धातु कहलाता है। अब हम क्या कर सकते हैं बच्चों? दो धातुओं को आपस में मिला सकते हैं। तो दो धातुओं को समांगी मिश्रण जो है वो मिश्र धातु कहलाएगा। या फिर हम एक और काम कर सकते हैं, एक तो हम धातु ले लें, क्योंकि धातु को ही हमें किससे बचाना है? संक्षारण से बचाना है, और इसमें हम मिला दें क्या? एक अधातु मिला दें। तो इस प्रकार दो धातुओं का समांगी मिश्रण या फिर एक धातु और अधातु का समांगी मिश्रण जो है वो मिश्र धातु कहलाता है। तो मिश्र धातु की हम परिभाषा कर सकते हैं, दो धातुओं के या दो धातुओं के या एक धातु और अधातु, एक धातु और एक अधातु का समांगी मिश्रण। समांगी मिश्रण का अर्थ आपको समझ में आना चाहिए, यानी दोनों चीजें आपस में एक दूसरे के साथ घुल मिल जाएं। तो दो धातुओं के या एक धातु और एक अधातु का समांगी मिश्रण मिश्र धातु कहलाता है। अब बच्चों आखिर इनको मिश्रित कैसे किया जाए, मिश्र धातु किस प्रकार बनाई जाए, तो उसका तरीका क्या है बच्चों कि सबसे पहले हम जो धातु है, पहली धातु है, उसको हम पिघला लेते हैं, उसको गलित अवस्था में लेकर आ जाते हैं। जब वो धातु, पहली वाली धातु पिघल जाती है, तब हम दूसरी धातु को या अधातु को जिसे उसमें मिश्रित करना है उसको हम मिला देते हैं एक निश्चित अनुपात में। तो हमने पिघली हुई धातु में दूसरे तत्व धातु या अधातु को मिला दिया, और उसके बाद बच्चों दोनों को मिल जाने के बाद कमरे के ताप पर जब हम ठंडा कर लेते हैं तो वो मिश्र धातु हमारे साथ हो जाती है। तो इस प्रकार दोनों धातुओं को मिलाने के लिए बच्चों उनको पिघली हुई अवस्था में मिला करके मिश्र धातु का निर्माण किया जाता है। अगर हम कुछ उदाहरण लें बच्चों मिश्र धातु के,
देखो बच्चों, जो शुद्ध लोहा होता है ना, वो इतना नरम होता है कि हम उससे कुछ भी उपकरण नहीं बना सकते। ना तो आपकी कोई जंजीरें बन सकती हैं, ना उनसे कोई मशीनों के पुर्जे बन सकते हैं। तो इस प्रकार जो शुद्ध लोहा है वो हमारे लिए उपयोगी नहीं है, अनुपयोगी होता है। अब उसको उपयोगी बनाने के लिए हम उसमें क्या करते हैं, थोड़ा सा यदि उसमें कार्बन मिला दिया जाए तो उसकी मजबूती बढ़ जाती है बच्चों, और उस समय वो लोहा जो है वो उपयोगी बन जाता है, कठोर हो जाता है। तो इसलिए शुद्ध लोहे को उपयोगी, मजबूत तथा कठोर बनाने के लिए उसमें थोड़ी मात्रा में, लगभग 0.02%, तो बहुत कम मात्रा होती है बच्चों, थोड़ी मात्रा में कार्बन मिलाया जाता है। इसी प्रकार यदि हम दूसरी धातु की बात करें, सोना, सोना भी बच्चों शुद्ध अवस्था में सोना जो है वो बहुत नरम होता है, उसके आभूषण बनाए नहीं जा सकते। तो उसको भी उपयोगी बनाने के लिए क्या किया जाता है बच्चों, शुद्ध लोहा जो होता है ना, उसको हम 24 कैरेट बोलते हैं। तो 24 कैरेट सोने में आभूषण नहीं बनाए जा सकते, इसलिए हम उसमें क्या करते हैं बच्चों, उस 24 कैरेट को 22 कैरेट सोने में बदल लेते हैं। 22 कैरेट सोने का मतलब क्या हो गया, 22 भाग तो सोना और उसमें 2 भाग तांबा मिला दिया जाता है। या तो तांबा मिला दिया जाता है या उसमें क्या मिला दी जाती है बच्चों, चांदी मिला दी जाती है। और इस प्रकार जब वो 24 कैरेट सोना 22 कैरेट सोने में बदल जाता है तो अब उपयोगी हो जाता है, विभिन्न डिजाइनों के आभूषण उससे आसानी से तैयार कर लिए जाते हैं। शुद्ध सोना 24 कैरेट कहलाता है। यह मुलायम होता है, इसमें 2 भाग तांबा या चांदी मिलाकर इसे 22 कैरेट सोना बनाया जाता है। कितना कैरेट हो गया ये, 22 कैरेट सोना बनाया जाता है तथा आभूषण निर्माण किया जाता है। तो हम क्या देख रहे हैं बच्चों, धातुओं को जब हम मिश्रित कर रहे हैं तो उनके गुणों में वृद्धि हो रही है। इसी प्रकार बच्चों यदि हम किसी मिश्र धातु में से, 2 धातुओं में से एक धातु कौन सी है, मरकरी यानी कि पारा, मिश्र धातु में से एक धातु पारा होने पर, पारा जिसको पारद भी कहते हैं, इंग्लिश में जिसको मरकरी भी कहते हैं, मिश्र धातु में से एक धातु पारा या पारद या मरकरी होने पर उसे अमलगम, अमलगम के नाम से जाना जाता है। अब इसके उदाहरण देखें बच्चों, जैसे अमलगम का उदाहरण, यदि मान लीजिए Zn, Zn किसका प्रतीक है, जिंक, जस्ते का। इस जस्ते में
मरकरी, Hg मिल गई बच्चों, तो इसका नाम हो जाएगा, Zn को तो कहते हैं जिंक, और Hg होने पर इसका नाम हो जाता है अमलगम, तो इसका नाम हो जाता है जिंक अमलगम। तो बात समझ में आ रही है? अमलगम कब कहलाती है मिश्र धातु? जब दो धातुओं में से एक धातु हमारे पास पारा है। ऐसे ही यदि मान लीजिए ये है मैग्नीशियम Mg, मैग्नीशियम के साथ यदि हमने वही एक धातु पारा जोड़ दी तो ये बन गया हमारा मैग्नीशियम अमलगम, मैग्नीशियम अमलगम। तो इस प्रकार बच्चों हमने कुछ बात ऐसी मिश्र धातुओं की जिनकी उपयोगिता जो है वो शुद्ध धातु की तुलना में बढ़ गई। ऊपर की एक लाइन मिटा दी जाए बच्चों, लिख लिया हो यदि आपने, जिसमें अपन ने लिखा था कि शुद्ध लोहा जो है वो इतना उपयोगी नहीं होता है, इसलिए उसे उपयोगी, मजबूत और कठोर बनाने के लिए हम उसमें थोड़ी सी मात्रा में कार्बन मिला देते हैं। 3 हम मिश्र धातुओं के आपको उदाहरण दे रहे हैं। यदि हमसे पूछे कि मिश्र धातुओं के नाम बताओ, तो हम पहला उदाहरण किसका दे सकते हैं बच्चों? पीतल। दूसरा उदाहरण आप दे सकते हैं कांसा, और तीसरा उदाहरण आप याद रख लीजिए सोल्डर। अब ये पीतल, कांसा और सोल्डर किस प्रकार मिश्र धातु हैं, किन किन धातुओं के मिश्रण से बनी है, यदि हम इसकी बात करें बच्चों, तो पीतल जो है हमारी धातु वो है तांबा, तांबा जिसका प्रतीक है Cu, और आपके जिंक, जस्ता जिसका प्रतीक है Zn, उन दोनों धातुओं का मिश्रण है। कई बार एक बार ये बोर्ड में प्रश्न आया बच्चों, पीतल किन किन धातुओं का मिश्रण है, अभी हम क्वेश्चंस की ही बात करेंगे। दूसरा जब कांसा की बात करते हैं बच्चों, तो इसमें भी एक धातु तो हमारी तांबा ही है और दूसरी धातु होती है हमारी टिन, Sn। इसी प्रकार सोल्डर जिन दो धातुओं का मिश्रण है वो है बच्चों, पहली धातु है हमारी लेड जिसका प्रतीक होता है P बड़ा B छोटा, और साथ में टिन, Pb और लेड। टिन को ही बच्चों, इसको Pb को बच्चों लेड कहते हैं और टिन को Sn, इसका प्रतीक है S बड़ा N छोटा। तो इस प्रकार ये आपकी धातुएं हैं बच्चों, पीतल, तांबा और जस्ते का मिश्रण है। जिंक का ही नाम क्या है? जस्ता। आप यहाँ नोट कर लें ताकि कंफ्यूजन की कोई स्थिति ना रहे। जस्ता। कांसा जो है मिश्र धातु है जो कि तांबा और टिन का मिश्रण है, और इसी प्रकार लेड और टिन के मिश्रण से बनी हुई मिश्र धातु सोल्डर कहलाती है। ये जो कांसा है बच्चों, ये ऐसी मिश्र धातु है जो कि विद्युत की कुचालक है। तो इसकी विशेषता को भी आप ध्यान रखें, विद्युत की कुचालक है। यदि हमसे एक ऐसी मिश्र धातु का नाम पूछा जाए जो कि विद्युत की कुचालक है, तो हम आसानी से किसका नाम लिख देंगे? कांसा। तो इस प्रकार बच्चों ये बात हमारी हो चुकी है यहाँ तक कि जो धातुएं होती हैं उनका निष्कर्षण हम किस प्रकार करते हैं और कौन सी ऐसी विधि है जो काम में आती है, उस विधि की बात हमने कर ली, विद्युत अपघटनी परिष्करण। साथ ही साथ हमने हमारा इस अध्याय 3 का लास्ट टॉपिक ले लिया, संक्षारण। संक्षारण से सुरक्षा किस प्रकार की जा सकती है, यशद लेपन क्या है, मिश्र धातु क्या है, कैसे बनाई जाती है और कैसे इन धातुओं की उपयोगिता बढ़ जाती है। उसी प्रकार हमने 3 मिश्र धातुओं के नाम आपको बता दिए हैं। इसके बाद बच्चों जो थोड़ी सी बात रह गई है वो रह गई है बोर्ड परीक्षा में आए हुए प्रश्न, तो हम फटाफट से वो ले लें ताकि ये अध्याय हमारा सभी तरीके से पूरा हो जाए। और अगली क्लास में जब हम मिलेंगे बच्चों तो शुरुआत करेंगे नए अध्याय की, अध्याय 4।
देखिए बच्चों 2014 में जो प्रश्न आया हुआ है वो है निम्न को समझाइए। आप प्रश्न फटाफट नोट कर लें, उत्तर तो सबके आ चुके हैं, बस एक बार हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेंगे। निम्न को समझाइए, क्या समझाना था? पहला भर्जन और दूसरा निस्तापन। आप अपने नोट्स को जब टटोलेंगे बच्चों तो हमने भर्जन और निस्तापन में बीच में लाइन खींच करके आपको अंतर तीन अंतर दोनों में बताए थे। अब यहाँ देखिए उत्तर करने का तरीका भी बच्चों नंबर लेने के लिए बहुत जिम्मेदार है। अब यहाँ आपसे अंतर नहीं पूछे हैं, पहला पोर्शन अलग है, दूसरा पोर्शन अलग है, तो आप जो 3 पॉइंट भर्जन में लिखे थे उनको आप भर्जन के लिए समझा दें, और जो 3 पॉइंट हमने निस्तापन के लिए बताए थे उसको आप अलग से निस्तापन का टॉपिक डाल करके बता देंगे। आपको एक ही साथ भर्जन और निस्तापन को समझाना नहीं है, क्योंकि आपसे दोनों में अंतर करने के लिए नहीं कहा गया है। तो जैसा प्रश्न वैसा ही उसका उत्तर हमारे पास होना चाहिए। उसके साथ ही साथ बच्चों इसके ए भाग के साथ एक ब भाग आया था। ब भाग में हमें पूछा था उभयधर्मी ऑक्साइड किसे कहते हैं? और किसी एक उभयधर्मी ऑक्साइड का नाम बताइए। उभयधर्मी ऑक्साइड, ध्यान कीजिए हमने एल्यूमिनियम ऑक्साइड का नाम लिया था बच्चों Al2O3, और यहीं पर आपको उसकी परिभाषा के साथ इसको देना था। आपके नोट्स में आपको इसका उत्तर मिल जाएगा। सैप भाग जो इसी प्रश्न का था वो था बच्चों, देखिए आ गया, पीतल किन दो धातुओं का मिश्रण है? अभी भी बोर्ड पर लिखा हुआ है बच्चों, तांबा और जस्ता। फटाफट से लेंगे बच्चों अब 2013 का एक प्रश्न जो कुछ इस प्रकार था, गैंग और एनोड पंख पर टिप्पणी लिखिए। गैंग हम बात कर चुके थे, अधात्री या गैंग, अयस्क में उपस्थित अशुद्धियां, और एनोड पंख की बात हमने आज कर ली, एनोड के नीचे उपस्थित अविलेय अशुद्धियां। तो आपको इसको समझाकर लिखना था। 2012 में जो प्रश्न आया है बच्चों उसको भी नोट कर लें आप। अयस्क किसे कहते हैं? अयस्क किसे कहते हैं? इसकी परिभाषा हम कर चुके हैं। और तांबे के, आगे इसमें और पूछा गया, तांबे के परिष्करण की विद्युत अपघटनी विधि का सचित्र वर्णन कीजिए। अयस्क की परिभाषा हम कर चुके हैं बच्चों पिछली 2 क्लास पहले जब हमने अयस्क पढ़ा था। और तांबे के परिष्करण की विद्युत अपघटनी विधि का जो आज आपको चित्र बताया गया है वो चित्र बनाया जाएगा। किस प्रकार उपकरण की व्यवस्था रहती है और क्या विधि रहती है विद्युत अपघटनी परिष्करण की, उस विधि का वर्णन आपको करना था। ये प्रश्न पूछा गया था बच्चों 2012। फटाफट से आप लिख लें, कक्षा का समय लगभग समाप्त हो रहा है। फटाफट से उतारें बच्चों। 2014 में निम्न को समझाइए, भर्जन और निस्तापन। इसी का दूसरा हिस्सा था उभयधर्मी ऑक्साइड किसे कहते हैं, और किसी एक उभयधर्मी ऑक्साइड का नाम हमसे पूछा गया है। तीसरा भाग जो इसका था वो है बच्चों पीतल किन धातुओं का मिश्रण है, उनके नाम हमें केवल लिखने थे। 2013 में जो प्रश्न पूछा गया था वो था गैंग और एनोड पंख पर टिप्पणी। 2012 का जो प्रश्न आपके सामने है वो है अयस्क किसे कहते हैं और तांबे के परिष्करण की विद्युत अपघटनी विधि का सचित्र वर्णन कीजिए।
तो बच्चों इसी के साथ अध्याय 3 तो हो गया हमारा पूरा। अगली क्लास में मिलते हैं अध्याय 4 के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।